यहाँ पर एग्जाम्पल पास करें, एक तो इंटेस्टाइन सेल और एक केटरस कोशिका, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि आप क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे चिकनी अंतःपटलीय जालिका जो होती है उस पर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, तो प्रोटीन सिंथेसिस, जहाँ राइबोसोम नहीं है वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें तो ये किसका सिंथेसिस करती है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यहाँ पर, ये पॉइंट्स क्या है, वसा और स्टेरॉइड्स का संश्लेषण करती है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात की जाए एग्जाम्पल में, तो आंत और यकृत, लीवर और इंटेस्टाइन जो होती है वहाँ पर ये जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, स्मूथ ईआर, चिकनी अंतःपटलीय जालिका। नेक्स्ट अगर बात की जाए, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन संश्लेषण में, ये भाग लेती है। ठीक है, इसके बाद में अगर ये बात की जाए इसकी, तो आपको ध्यान रखना है कि ये आर प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है। और तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण और स्त्रावित, ये दोनों प्रकार की प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके बाद में आपको ध्यान रखना है, और इसके द्वारा आर के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का भी निर्माण होता है, ये भी आप ध्यान रखोगे। माइटोकॉन्ड्रिया, फॉर्मेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण, ये आपको ध्यान रखना है। तीन चीजें आपको विशेष यहाँ रूप से ध्यान देंगे। ठीक है, इसके बाद में आगे पॉइंट चलता है हमारा, तो ये आपने ER के बारे में पढ़ा है, ER के बारे में सिंपल सारी चीजें हो गई है। ठीक है, इसके बाद में आगे चलें। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ ER, अंतःपटलीय जालिका के कार्य। ठीक है, अंतःपटलीय जालिका में आपको ध्यान रखना है, कोशिका का अंतःकणिका एंडोस्केलेटल बनाकर शरीर को निश्चित आकार प्रदान करना। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट कार्य इसका आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक, प्रोटीन संश्लेषण के लिए एचईआर की सतह पर राइबोसोम नहीं पाई जाती, क्या करती है, दो काम करती है, वसा का व स्टेरॉइड्स का संश्लेषण। ये भी आपको ध्यान रखना है, तो वसा और स्टेरॉइड्स का सिंथेसिस करती है। ठीक है, केंद्रक व कोशिका झिल्ली, यानी सेल मेम्ब्रेन, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य पदार्थों के परिवहन में
ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। ठीक है, इसके बाद में जैविक क्रियाओं के लिए जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, बायोलॉजिकल जो भी मेथड्स हैं, जो भी प्रोसेस हैं, उसके लिए स्थान प्रदान करते हैं। ध्यान रखोगे आप, जैविक क्रियाओं के लिए स्थान प्रदान करते हैं। तीसरा है कोशिका को विषैले पदार्थों, कोशिका को विषैले पदार्थों के प्रभाव से बचाती है, यानी कि ऐसे सपोर्ट करती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक लास्ट में है प्लाज्मोडेस्माटा के निर्माण में साइड, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, फंक्शंस ऑफ ईआर। सबसे पहले कोशिका का अंतःकोशिकाल बनाती है और शरीर को निश्चित आकृति, आकार, सहारा प्रदान करती है। ठीक है, इसके बाद में आरईआर। मेन दो चीजें यहाँ सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट आ रही है। एक तो आरईआर की सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर बात की जाए एसईआर की सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, तो यहाँ पर वो वसा और स्टेरॉइड्स का संश्लेषण करते हैं। इसके बाद में अगर बात की जाए, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो विभिन्न पदार्थ हैं उनका परिवहन में सहायक होती है। ठीक है, इसके बाद में बायोलॉजिकल जो भी प्रोसेस होते हैं उसके लिए साइट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस द गिवन इट ईआर। नेक्स्ट, जो भी पदार्थ होते हैं यानी कि विषैले पदार्थ होते हैं उनको कोशिका से बचाती है, यानी कि विषैले प्रभाव को कम करती है। इसी प्रकार अपन बात करें प्लाज्मोडेस्माटा के निर्माण में भी सहायक होती है, जो कि आपको पता है सेल वॉल जो होती है, कोशिका भित्ति जो होती है, उसके ऊपर जो भी स्टोमेटा प्लाज्मोडेस्माटा जो कोर्स होते हैं, जो दो सेल्स के बीच में एज ए कनेक्टिंग लिंक होते हैं, उसके निर्माण उनको अपन क्या बोलते हैं, कार्ड ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा के निर्माण में भी ये सहायक होती है। ये आपकी ईआर कंप्लीट हुई है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपना चलेगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी। गोल्जी कॉम्प्लेक्स अपन इसको कहते हैं, या गोल्जी बॉडी भी आप इसे कह सकते हो। गोल्जी का देखो, डिस्कवरी की बात की जाए तो सबसे पहले कैमिलो गोल्जी इसको डिस्कवर किया था। उल्लू और बिल्ली, ध्यान रखोगे आप, उल्लू और बिल्ली की तंत्रिका कोशिका से इसको डिस्कवर किया था। तंत्रिका कोशिका से। इसके बाद में आगे बात की जाए, इसके जो अदर्स नेम हैं, अन्य नाम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसके बाद में इसकी बात की जाए
एंडोसोम, ठीक है। इसके बाद में बात की जाए डिक्टियोसोम, इसी प्रकार अगर बात की जाए लाइपोकॉन्ड्रिया, ये इसके अदर्स नेम है। गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, है ना। इसके पश्चात आपके डिक्टियोसोम, लाइपोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो लाइपोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया था वो बेकर ने दिया था। बेकर एक साइंटिस्ट था, उसने लाइपोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, ठीक है ना। इसके बाद में जो एप्रस्टोन्सी होते हैं, एप्रस्टोन्सी व पार्कोनिक, इसको डिक्टियोसोम कहते हैं। या आप ध्यान रखोगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। एप्रस्टोन्सी और जो पादप होते हैं उसमें अंदर इसको क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम, ये इसके अदर्स नेम है। आगे बात करें, ये कहाँ एब्सेंट होती है, ध्यान दो भाई, एब्सेंट कहाँ है। एक तो प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एब्सेंट होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, परिपक्व आरबीसी, परिपक्व आरबीसी में अनुपस्थित है। और पार्कों में फ्लोएम की चालनी नलिकाओं में, पार्कों में फ्लोएम की चालनी नलिकाओं में अनुपस्थित, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है और परिपक्व जो आरबीसी होती है उसके अंदर एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। और पार्कों में जो फ्लोएम्स होता है, फ्लोएम जो होता है उसकी चालनी नलिकाओं में भी इसकी अनुपस्थिति बताई गई है। नेक्स्ट आगे चलें, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, गोल्जी कॉम्प्लेक्स 3 संरचनाओं से मिलकर बना होता है। गोल्जी का 3 रचनाओं से मिलकर बना होता है। पहला सिस्टर्नी, दूसरा पुट्टिकाएं और रिक्तिकाएं, पुट्टिकाएं और रिक्तिकाएं, 3 संरचनाओं से मिलकर बना होता है। सबसे पहले बात करेंगे सिस्टनी की। ध्यान देना है, सिस्टनी जो होती है एसाकिक रचनाएं होती है, एसाकिक रचनाएं होती है। संख्या में 3 से 12 होती है। अगर नंबर की बात की जाए तो 3 से 12 होती है, ठीक है। इसके बाद में आती है आपकी पुट्टिकाएं, ये छोटी छोटी गोलाकार रचनाएं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में आती है आपकी, और इसका जो निर्माण होता है, पुट्टियों का जो निर्माण होता है, पुट्टिकाओं का जो निर्माण होता है, वो सिस्टनी के मुकुलन के द्वारा होता है, बर्डिंग। सिस्टनी में जो बर्डिंग क्रिया होती है, मुकुलन की क्रिया के द्वारा इसका निर्माण होता है। रिक्तिकाओं की बात की जाए तो ये गोल बड़ी रचनाएं होती है, बड़ी रचनाएं, छोटी छोटी जो रचनाएं हैं उनको आप उनको क्या करो, पुट्टिकाएं, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें, और वही इसमें बता देना इसका निर्माण भी सिस्टनी के मुकुलन के द्वारा,
में बर्डिंग होता है, उसी के द्वारा इसका निर्माण होता है। सिंपल सिंपल चीज़ें चल रही है। इसके बाद में अगर बात करें हम केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन, लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, इसमें एंजाइम जो होते हैं ATPase, ठीक है। इसी प्रकार आते हैं आपके ADPase, एंजाइम्स पाए, और CTD या CTPase, CTPase एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम पाए। ये रासायनिक संगठन इसका लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, इसमें ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसके बाद में अगर बात करें हम कार्य, फंक्शंस ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलो चाहे गोल्गी बॉडी। सबसे पहले बात करें मुख्य कार्य सिक्रेशन, मुख्य कार्य स्त्राव करना है। ठीक है, दूसरी चीज प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली के निर्माण में सहायक, ये कार्य इंपोर्टेंट होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के निर्माण में सहायक, प्लाज्मा झिल्ली के निर्माण के लिए सहायक होते हैं। तीसरे अगर बात की जाए प्राथमिक लाइसोसोम के निर्माण में सहायक, प्राइमरी जो लाइसोसोम है, प्राथमिक लाइसोसोम के निर्माण में प्राथमिक लाइसोसोम का जो निर्माण होता है, प्राइमरी लाइसोसोम, कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी बीएससी में आपको फर्स्ट ईयर में तो है ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, पर इसके अलावा आपको ध्यान क्या रखना है, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर बात की जाए आगे पातपूर्ण कोशिका पट के निर्माण में, जब सेल डिवीजन होता है प्लांट्स में, साइटोकाइनेसिस जो होता है, साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस होता है, या साइटोकाइनेसिस की जो क्रिया होती है, उसके अंदर आपको ध्यान रखना कोशिका पट के निर्माण में, कोशिका पट निर्माण में सहायक है। ठीक है, इसके बाद में शुक्राणु में एक्रोसोम के निर्माण में, शुक्राणु में एक्रोसोम निर्माण में सहायक। शुक्राणु जो होता है, शुक्राणु जो होता है उसका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है सिल्वा, जो इसका हेड रीजन जो होता है ना, इसके ऊपर यहाँ पाया जाता है ये एक्रोसोम। जो अंड कलाई होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, उसको डीजनरेट करता है। जो भी एक मेम्ब्रेन जो होती है उसमें डीजनरेट करने का काम लाइक एक्रोसोम करता है, क्योंकि इसमें हाई यूरोनिडेज एंजाइम होता है, हाई यूरोनिडेज एंजाइम होता है। तो हाई यूरोनिडेज जो होती है एक मेम्ब्रेन को डीजनरेट करता है, जोना पेलिशिडा, कोरोना रेडिएटा, इसी प्रकार जैसे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। ठीक है ना, ये जो लेयर्स होती है और लेयर जो होती है उनको डीजनरेट करने का काम ये करता है। ठीक है, तो एक्रोसोम निर्माण में सहायक, यानी कि ये फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम
इन स्पर्म जो होते हैं उसके निर्माण में भी ये सहायक होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। और त्वचा में मिलेनिन कण जो कि स्किन होती है, स्किन में मिलेनिन कणों के निर्माण में ये सहायक होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये इसके कार्य है, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, इसका मुख्य कार्य है वो सिक्रेशन करना है, स्त्राव करना है, और प्लाज्मा झिल्ली के निर्माण में भी सहायक है। इसी प्रकार प्राइमरी जो लाइसोसोम होता है उसके निर्माण में भी सहायक है, ठीक है। और इसी प्रकार सेल डिवीजन जो होता है, साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन में भी दो प्रोसेस होते हैं, एक तो होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस को हम बोलते हैं केंद्र का विभाजन, यानी कि एक केंद्र से जब डबल केंद्र या डबल न्यूक्लियस बनते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, जो जब कोशिका द्रव का विभाजन होता है तो उसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो जब कोई प्लांट सेल होती है उसमें साइटोकाइनेसिस होता है आफ्टर कैरियोकाइनेसिस, तब उसमें क्या होता है, पट जो होता है, सेप्टेट जो होता है वो पट बनाने में भी इसका मेन योगदान है। और एक है शुक्राणु जो होते हैं उसमें एक्रोसोम के निर्माण में भी ये सहायक होते हैं। और स्किन जो होती है उसमें मिलेनिन जो कण होते हैं उसके निर्माण में भी ये सहायक होता है। ये आपके फंक्शंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी। इसके बाद में अगर अपन आगे बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम, लाइसोसोम ये हमारा आगे का टॉपिक है। लाइसोसोम की खोज की बात की जाए, डिस्कवरी की बात की जाए तो डी ड्यूवे ने इसको डिस्कवर किया था। डी ड्यूवे ने था इसको डिस्कवर किया था, कहाँ से किया था, ये ध्यान रखोगे, डी ड्यूवे ने इसको डिस्कवर किया था यकृत कोशिकाओं से। दूसरा प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आरबीसी, आपको ध्यान रखना है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और आरबीसी और शुक्राणु में अनुपस्थित होते हैं, स्पर्म में एब्सेंट होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एब्सेंट फॉर प्रोकैरियोटिक एंड आरबीसी एंड द स्पर्म सेल्स, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें डिस्कवरी में, डी ड्यूवे ने इसको डिस्कवर किया था। दूसरी चीज यकृत सेल से, लिवर सेल से, इसी प्रकार प्रोकैरियोटिक और आरबीसी और स्पर्म जो सेल्स होती हैं उसमें ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इनका जो मेन काम होता है अंतर या बाह्य व अंतर कोशिकीय, बाह्य व अंतर कोशिकीय पदार्थों का पाचन, डाइजेशन ऑफ एक्सो और एंडो सेलुलर जो सबस्ट्रेट होते हैं उसका डाइजेशन करता है, पाचन में सहायक होता है, ठीक है। पाचन में क्यों भी, क्योंकि इनमें हाइड्रोलिसिस एंजाइम्स पाए जाते हैं, हाइड्रोलिसिस एंजाइम में पाए जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसका जो निर्माण होता है वो आपको ध्यान रखना है ईआर से और कोशिका से। इसका जो निर्माण होता है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, इसका निर्माण कोशिकाएं और ईआर से होता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगर निर्माण की बात की जाए तो कोशिकाएं ओ ईआर से होता है, ठीक है। टाइप्स में बात करें, ये तो इसकी डिस्कवरी थी,
ठीक है, यहाँ इसको कहाँ डिस्कवर किया गया था, क्या था, इसका सिंपल इंट्रोडक्शन था ये चीज़। ठीक है, इसके बाद में देखो आपको ये जो चीज़ें हैं ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपके थ्योरेटिकल एग्जाम है उसमें आराम से जो है आप डिस्कवरी लिखो, फिर उसके स्ट्रक्चर लिखो, स्ट्रक्चर का डायग्राम, टेबल डायग्राम बनाओ, फिर उसके मेन फंक्शंस लिखो, इतना ही लिखना होता है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना होता है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण जो होता है गोल्जिकाय, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। ये चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखनी है, प्रकार में ध्यान दें। लाइसोसोम या टाइप्स ऑफ लाइसोसोम कर देता हूँ। पहला है प्राइमरी लाइसोसोम यानी कि प्राथमिक, प्राइमरी लाइसोसोम, प्राथमिक लाइसोसोम। दूसरा है सेकेंडरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, द्वितीयक लाइसोसोम, एविस्टाई और स्वभक्षी, एविस्टाई और स्वभक्षी, सुसाइड, स्वभक्षी धान्य, रसदानियां बोल सकते हो। ये देखिए, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है प्राथमिक लाइसोसोम, द्वितीयक लाइसोसोम और एविस्टाई और स्वभक्षी रसधानी, ये तीन स्ट्रक्चर टाइप्स में आते हैं इसके। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। देखो ये और गोल्जी कॉम्प्लेक्स दोनों से क्या बन गया, प्राथमिक लाइसोसोम। प्राथमिक लाइसोसोम, अब प्राथमिक लाइसोसोम जो होता है वो आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में इससे पदार्थों के अंतर्ग्रहण से क्लिनोसोम और फेगोसोम दो स्ट्रक्चर बनते हैं। कोशिकीय पदार्थों के अंतर्ग्रहण से यहाँ पर जब प्राइमरी लाइसोसोम होता है उसकी विभिन्न प्रकार के पदार्थों का जब अंतर्ग्रहण करता है तो यहाँ पर क्लिनोसोम और फेगोसोम दो स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, क्लिनोसोम और फेगोसोम क्या करेंगे, इससे जब आपस में प्राथमिक लाइसोसोम से आपको ध्यान रखना है, क्लिनोसोम और फेगोसोम जो प्राइमरी लाइसोसोम प्राथमिक लाइसोसोम से जुड़ जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, द्वितीयक लाइसोसोम। यह आपको ध्यान रखना है, या कोशिकाएं इन दोनों से क्या बना, प्राथमिक लाइसोसोम से। अब प्राथमिक लाइसोसोम के द्वारा अंतर्ग्रहण होने से छोटी छोटी रचनाएं बनती हैं, उन रचनाओं को क्लिनोसोम और फेगोसोम कहते हैं। जब ये रचनाएं इससे कनेक्ट हो जाती है प्राथमिक लाइसोसोम से, तो फिर क्या बन जाता है, द्वितीयक लाइसोसोम। इस प्रकार की द्वितीयक लाइसोसोम बना है। ठीक है, अब बात आती है जब द्वितीयक लाइसोसोम जो होता है, आपको ध्यान रखना है, द्वितीयक लाइसोसोम जब यहाँ पाचन क्रिया सब कर रहे हैं, डाइजेशन सब कर रहे हैं, इसके द्वारा अंतर्ग्रहण हुआ, पाचन क्रिया इसके द्वारा हुई है, ध्यान रखना, इसके द्वारा तो अंतर्ग्रहण हुआ है, अंतर्ग्रहण हुआ मतलब डाइजेशन में कोई इसका रोल नहीं आ रहा है, इसके द्वारा तो डायरेक्ट क्लिनोसोम फेगोसोम स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है ना, फिर इसके बाद में आगे चल क्या चला, प्राथमिक लाइसोसोम से क्लिनोसोम और फेगोसोम जब कनेक्ट हो जाती है तो द्वितीयक लाइसोसोम बन जाता है। अब द्वितीयक लाइसोसोम में डाइजेशन होता है, तो पाचन की जो क्रिया होती है वो मेन इसमें होती है,
डाइजेशन की जो मेन क्रिया होती है, पाचन की क्रिया होती है, वो द्वितीयक लाइसोसोम में होती है। अब द्वितीयक लाइसोसोम में जब पाचन क्रिया होती है तो कुछ मात्रा में अपचित भोजन बच जाता है, अपचित खाद्य पदार्थ, इनडाइजेस्टिव जो फूड मटेरियल बच गया, इनडाइजेस्टिव जो फूड मटेरियल बच गया, इनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल को अपन क्या बोलते हैं, अविष्कार, या आपको ध्यान रखना, इनडाइजेस्टिव जो फूड मटेरियल जो होता है ना, उसे अपन क्या बोल सकते हैं, तो अपन ये कह सकते हैं भाई द्वितीयक लाइसोसोम के बाद के द्वारा जो बचा हुआ अपचित खाद्य पदार्थ है उसे हम अविष्कार कह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे चलिए, स्वबक्षी रसदानियाँ। देखो स्वबक्षी रसदानियाँ क्या होती है, जब अगर लाइसोसोम यानी कि जब स्वबक्षी रसदानियाँ अगर किसी कोशिका में फट जाती है तो उसी कोशिका के सेल ऑर्गन्स को भी ये नष्ट कर देती है, यह आपको ध्यान रखना है। दोबारा बोल रहा हूँ, स्वबक्षी रसदानियाँ आपको द पार्ट ऑफ लाइसोसोम्स, यानी कि ये स्वबक्षी रसदानियाँ जो होती है वो क्या करती है, ऑटोलाइसिस कर देती है। ऑटोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि अपने आप को ही ये नष्ट करती है, या जिस कोशिका में ये पाई जाती है उसी कोशिका में ये फट जाती है। फट जाने से वहाँ पर जो इसके अंदर जो हाइड्रोलाइजेज वगैरह जो एंजाइम्स होते हैं उसके द्वारा सेल ऑर्गन सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं, यानी कि अपनी ही कोशिका को ये नष्ट कर देती है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ये स्वबक्षी रसदानियाँ होती है। इसे इसलिए आप इसको सुसाइड बैग्स के नाम से भी जानते हैं, आत्मघाती थैली इसीलिए कहते हैं क्योंकि जिस कोशिका में ये रहेगा उस कोशिका में जो स्वबक्षी रसदानियाँ होती हैं वो अपने एंजाइमों के द्वारा उसी कोशिका के जो ऑर्गन्स होते हैं, सेल ऑर्गन्स होते हैं, उनको नष्ट कर देती है। इसलिए हम इसको स्वबक्षी रसदानियों के नाम से जानते हैं। तो ऑटोलाइसिस कर देती है, ऑटोलाइसिस की क्रिया जो होती है ना वो इसी के द्वारा होती है, ऑटोलाइसिस जो होता है। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन बात करें कार्य की फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम, फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है माइटोसिस, स्टार्ट ऑफ माइटोसिस डिवीजन, स्टार्ट ऑफ माइटोसिस डिवीजन, यानी कि समसूत्री विभाजन का प्रारंभ करती है। दूसरा फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन क्रिया में सहायक, फर्टिलाइजेशन जो निषेचन की क्रिया होती है उसमें यूज होता है, इसका यूजफुल है में सहायक। तो निषेचन क्रिया जो होती है मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन जो होती है उसमें हेल्प करती है। ठीक है, इसके बाद में क्या हो जाता है, हेक्सो और एंडो सेलुलर जो सबस्ट्रेट होते हैं उसका डाइजेशन करती है। तो ध्यान रखना भाई व अंतःकोशिकीय पदार्थों के पाचन में सहायक, पाचन में भी सहायक होती है। ठीक है, इसी प्रकार क्या होता है जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं, मतलब लाइसोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम हाइड्रोलाइजेज वगैरह, जल अपघटनीय एंजाइम से आप बोल सकते हो लाइसोसोमल एंजाइम लाइसोसोम एंजाइम जो होते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम क्या करते हैं, गुणसूत्रों का विखंडन कर देते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं गुणसूत्रों का विखंडन कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है ब्लड कैंसर, जिससे रक्त कैंसर जैसी भयानक बीमारियां होती है। तो ब्लड कैंसर के लिए
लाइसोसोम में जो एंजाइम्स होते हैं वो। और दूसरा लाइसोसोम क्या करते हैं, लाइसोसोम थायराइड ग्लैंड जो होती है, थायराइड ग्रंथियां, ये आपको जानना है। थायराइड ग्रंथियां जो होती है उसके द्वारा हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है, थायराइड ग्रंथियों के द्वारा स्रावित हार्मोन या स्त्रावण में शायद थायराइड ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन के स्त्रावण से सिक्रेशन ऑफ हार्मोन, ठीक है ना। तो इसको क्राइनोफेगी कहते हैं, क्राइनोफेगी। क्या ध्यान रखना, 2 वर्ड क्राइनोफेगी ध्यान रखना। थायराइड ग्रंथि जो लाइसोसोम होता है वो थायराइड ग्रंथि को उद्दीपित करता है, मतलब ये हम कह सकते हैं कि वो स्टिमुलेट करता है। तो उससे क्या हो जाता है कि थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन जो होते हैं वो उसका सिक्रेशन होता है। अगर कोई ऐसी मैकेनिज्म होती है, कार्ड ऑफ मैकेनिज्म, तो उसे क्राइनोफेगी के नाम से भी हम जानते हैं। तो एक तो ध्यान रखोगे इसके फंक्शन से इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। फंक्शंस में आपको बता देना है, स्टार्ट ऑफ मायोसिस डिवीजन और फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करती है, और जो हेक्सो और एंडोसेलुलर जो सबस्ट्रेट होते हैं उनके डाइजेशन में भी सहायक है, और जो लाइसोसोम जो होते हैं वो क्रोमोसोम जो होते हैं उसका विखंडन कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं। तो उससे क्या क्या बीमारी हो जाती है, ब्लड कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है। लाइसोसोम जो होता है थायराइड ग्रंथियों के स्त्रावण या थायराइड ग्रंथियों के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं उनमें भी हेल्प करती है। ऐसी अगर कोई क्रिया होती है तो हम उसे क्राइनोफेगी के नाम से हम जानते हैं। तो ये आपका लाइसोसोम कंप्लीट होता है। इसके बाद में आगे चलते हैं टॉपिक पे। देखिए इसके बाद में जो टॉपिक है हमारा गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या, माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज हमारा टॉपिक है, जिसे हम बोलते हैं सूक्ष्म काल, हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म काल। ठीक है, सूक्ष्म काय क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। देखिए भाई, सूक्ष्म काय माइक्रोबॉडीज जो होती है उसके 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है, यानी कि इसको 4 पार्ट्स होते हैं इसके। सबसे पहले परोक्सिसोम, परोक्सिसोम परोक्सिसोम, ग्लाइओक्सिसोम, यह भी आपको ध्यान रखना है, ग्लाइओक्सिसोम। ठीक है, तीसरा आता है इसमें स्पेरोसोम, चौथा आता है इसमें लोमासोम। ये आपको ध्यान रखना है, परोक्सिसोम। इसी प्रकार इसमें आता है ग्लाइओक्सिसोम, तीसरा आता है स्पेरोसोम्स, ठीक है, और लोमासोम्स। तो माइक्रोबॉडीज जो होती है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी कि हम कह सकते हैं माइक्रोबॉडी 3-4 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन परोक्सिसोम की। परोक्सिसोम क्या होते हैं, देखो पहले खोज की बात करें, डिस्कवरी की बात की तो डी ल्यूवेनियस को डिस्कवर किया था।
ये आपको ध्यान रखना है, डी डूवेनेस को हो जाता। तीसरी चीज का निर्माण ये आर द्वारा होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा इसका निर्माण होता है। ध्यान देना है, डिस्कवरी में ड्यूडोविन फॉर्मेशन ऑफ ईआर बाई ईआर, ठीक है। इसका निर्माण ईआर के द्वारा होता है। एक ये सबसे छोटा सेल ऑर्गन है, सबसे छोटा कोशिकांग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज एकल झिल्ली युक्त होता है, एकल झिल्ली युक्त सबसे छोटा कोशिकांग है। तीसरी चीज इसमें H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण करने वाले एंजाइम्स होते हैं। ये ध्यान रखना, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो निर्माण करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के निर्माण में जो एंजाइम भाग लेते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। तीसरी चीज अपन बात करें यहाँ पर, शीतली पादप जंतुओं और यकृत व वक्रों में पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना, शीतली पादप में इसकी ये प्रेजेंस कहाँ होते हैं, उपस्थित कहाँ होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो शीतली पादपों में क्लोरेला से डैश में यूफोर्बिया, ठीक है ना। तो शीतली पादपों में, ठीक है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है, लीवर, यकृत, वक्र, किडनी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, या उपस्थिति कर देता हूँ इसको, ये आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंट होते हैं शीतली या लीवर और वक्र नलिकाओं में पाए जाते हैं। परोक्सीसोम वसीय अम्लों के बीटा ऑक्सीकरण में, वसीय अम्लों के बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीकरण में सहायक होता है। ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। वसीय अम्लों की बीटा ऑक्सीडेशन में क्या है, माइक्रोबॉडीज में कौन, परोक्सीसोम्स, ठीक है। और जंतुओं में वसा का उपापचय, एनिमल्स जो होते हैं उसमें फेट मेटाबॉलिज्म जो होते हैं, फेट मेटाबॉलिज्म में काम में आते हैं, उपापचय में, वसा के उपापचय में भी सहायक है। यह आपको ध्यान रखना है। तो क्या क्या हो गया, सारी चीजें क्लियर होगी यहाँ पर। वसीय अम्लों के बीटा ऑक्सीडेशन में भी ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में अगर बात की जाए आगे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, और जैसे उसमें फोटो रेस्पिरेशन जो होता है, फोटो रेस्पिरेशन जो होता है वो कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में होता है एक तो बीटा ऑक्सीडेशन, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और परागसेशन, माइटोकॉन्ड्रिया और परागसेशन। तो हम कह सकते हैं इसको क्या, हम इसको क्या कह सकते हैं, फोटो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है उसके लिए भी परागसेशन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हमारी जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। परागसेशन में आपको ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, कहाँ प्रेजेंसी होती है, डी में इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। इसके बाद में बीटा ऑक्सीडेशन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फैट मेटाबॉलिज्म जो होती है, उपापचय क्रियाएं, जो वसा की उपापचय क्रियाएं में भी ये सब
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है H2O2 के निर्माण में जो एंजाइम्स भाग लेते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो पेराओक्सीसोम हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन टॉपिक की तरफ चलते हैं, ग्लाइओक्सिसोम। ग्लाइओक्सिसोम्स खोज वीवर्स ने डिस्कवरी की अगर बात की जाए, वीवर्स ने अरंडी बीजों की कोशिकाओं में यह आपको ध्यान रखना है, वीवर्स ने इसको डिस्कवर किया था। एकल जलीय सूक्ष्म कोशिका, एकल सिंगल मेम्ब्रेन जो होती है, एकल जलीय सूक्ष्म कोशिका माइक्रो ऑर्गन्स होता है, सूक्ष्म कोशिका, ठीक है। इसके बाद में अगर बात की जाए ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ईस्ट है जो कि एक फंजाई है, दूसरी है न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा, ठीक है। इसके बाद में वसीय बीज और कच्चे फलों में, वसीय और कच्चे फलों में ये प्रेजेंट होता है। ये ग्लाइओक्सिसोम हो गया। सिंपल सी चीज़ें हैं इसमें, ज़्यादा नहीं कुछ भी, एकल जलीय युक्त कोशिकांग है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्या होते हैं, इनमें ग्लाइओक्सिलेट चक्र के एंजाइम पाए जाते हैं, ग्लाइओक्सिलेट चक्र के एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनका निर्माण ये यहाँ से निर्माण, ये आपको ध्यान रखना है। ये ग्लाइओक्सिसोम्स हो गया। डिस्कवरी की बात की जाए, वीवर्स ने इसको डिस्कवर किया था। दूसरी चीज एकल जलीय युक्त सूक्ष्म कोशिकांग है। इसी प्रकार इस न्यूरोस्पोरा वसीय अम्लों और कच्चे फलों में पाए जाते हैं। ऑक्सीलेट चक्र के एंजाइम सारे पाए जाते हैं इसमें, और ईआर के निर्माण में, ईआर के द्वारा इनका निर्माण होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे सेल ऑर्गन्स थे आज, बाकी के जो ऑर्गन्स है वो कल हम कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री